हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जौनपुर जनपद के अंतर्गत कोयरीपुर नामक ग्राम में सन 1889 ईस्वी में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। इनके पिता बड़े ईश्वर भक्त थे। त्रिपाठी जी भी उनके धार्मिक संस्कारों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इसके उपरांत वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए जौनपुर चले गए, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देना पड़ा। इस प्रकार त्रिपाठी जी केवल 9वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। सरस्वती के इस वरद पुत्र ने सन 1962 ईस्वी में इस संसार से अपना नाता तोड़ दिया। साहित्यिक परिचय। राम नरेश त्रिपाठी जी केवल हिंदी ही नहीं अपितु अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषा के भी विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए इनके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय था। त्रिपाठी जी केवल साहित्यकार ही नहीं अपितु देश प्रेमी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा भी की। त्रिपाठी जी का काव्य देश प्रेम की पावन धारा से परिपूर्ण है। इसमें भारत के जनजीवन के लिए एक नवीन संदेश पहुंचता है। इनका काव्य अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से पूर्ण सफल है। त्रिपाठी जी खड़ी बोली के कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। इनकी कृतियां हैं। त्रिपाठी जी का प्रमुख काव्य कृति इस प्रकार है: मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी आदि। तुलसीदास जी और उनकी कविता प्रेमलोक, महात्मा बुद्ध तथा अशोक, फूल रानी, आकाश की बातें, बुद्धि विनोद इनकी गद्य रचनाएं हैं। भाषा शैली। त्रिपाठी जी की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। इनके काव्य में संस्कृत, अवधी, ब्रज, फारसी, उर्दू, मराठी, गुजराती और भाषा के शब्द दिखाई देते हैं। कहीं कहीं इन्होंने व्याकरण के नियमों की अपेक्षा की है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम और क्लिष्ट दोनों ही प्रकार के शब्द ग्रहण किए हैं तथा ओज, प्रसाद व माधुर्य को भी अपना काव्य रचनाओं में स्थान दिया है। शैली। त्रिपाठी जी की शैली सरल, सरस और स्पष्ट है। वे अपनी शैली के स्वभाव के निर्माता थे। इनकी शैली विषय और भाव के अनुरूप बदलती रही है। इसी प्रकार इनकी शैली में स्वाभाविकता और स्पष्टता के दर्शन होते हैं। इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें गंभीर और गहन विचारों को भी स्पष्टता से प्रकट किया है। इन्होंने भाषा तथा शैली को सरल बनाने के लिए शब्द की लाक्षणिक शक्ति के स्थान पर अभिधा से भी अधिक काम किया। इन्होंने खंड काव्य और मुक्तक दो प्रकार के काव्यों की रचना की। खंड काव्यों में वर्णनात्मक शैली और मुक्तक काव्यों के भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के छंदों को अपने काव्य में प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में स्थान। त्रिपाठी जी ने कवि होने के साथ साथ संपादक, आलोचक और इतिहासकार, कोशकार और जीवन चरित्रकार के रूप में हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। ग्राम गीतों के संकलन और संपादन की ओर सर्वप्रथम इन्होंने कदम ही उठाया था। त्रिपाठी जी को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में स्थान दिया जाता है और वह अपनी काव्य कृतियों में एक आदर्शवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनका काव्य देश प्रेम की पावन धारा से ओतप्रोत है। ये जीवन परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद इन्होंने लिखा है स्वदेश प्रेम। पहली व्याख्या है: अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली है। इस देश के प्रताप का साक्षी सूर्य स्वयं ही है। घूम घूम कर देख चुका जिनकी निर्मल कृति निशाकार। चंद्रमा भारत की निर्मल कीर्ति का साक्षी है। आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं। गरजती हुई लहरों एवं समुद्र के जयघोष सुनने का साक्षी है। अनगिनत बार सुन चुका नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। भारत का माथा हिमालय से जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। आज यह सभी दिशाओं में भी भारत की विजय की घोषणाएं गूंज रही हैं। इस देश की महानता हिमालय जैसी पवित्र और सर्वोच्च रही है। इस हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर अपना विमान उतारा करते हैं। जिनके जय गीतों से अपकर जिनकी महिमा है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरी पर उतरा करते विमान दल, जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर।
उसके बाद है आपका विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वहाँ भी भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम रखता है, उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड से काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, परंतु वह ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम होता है और अपने देश की रक्षा के लिए वह उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। उसके बाद है बच्चों, जब तक साथ एक भी दम हो से लेकर के मृत्यु का भी भय। देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है कि विषुवत ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं और भारत भूमि से तुम्हें निश्चय ही प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। भारत भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। हमने यहाँ का अन्न खाया है, पानी पिया है, इसी धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं। शरीर के रहते हुए इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारा हृदय धड़क रहा है, तब तक हम अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। जब तक शरीर में एक बूंद का भी रक्त रहेगा, तब तक हम दीन वचन नहीं बोलेंगे और देश की रक्षा करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाती है तो हम उससे नहीं डरने वाले। उसके बाद है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का से लेकर के वस्त्र बहाकर। इसमें इस व्याख्या में कवि कहता है कि भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन ग्रहण कर लेता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग कर देता है, उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसीलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए।